हाँ, तो सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम सर्जरी के क्वेश्चन करेंगे। बहुत कम समय में बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट क्वेश्चन करेंगे। और आपने तो पढ़ रखा है पहले से। और क्वेश्चन स्पीड से करेंगे, कम समय लेंगे अपन क्वेश्चनों में। और मैं क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा मोटिवेशन स्पीच बता देता हूँ। आपको दिख रहा होगा, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। इस बात को आप समझ सकते हैं। और अपने पास टाइम भी बहुत कम बचा है। अब 1 महीने का टाइम बचा है। ओनली 30 डेज। ओनली 30 डेज। 30 डेज में आपको क्या करना है? एक तो सारी थ्योरी करनी है। उसके बाद जितने भी पेपर है पुराने जीके पुराने पेपरों से करनी है। और वेट 10 सब्जेक्ट पूरे क्लियर करनी है। समझ रहे हो? और अगर आपने 10 सब्जेक्ट क्लियर कर दी और जीके कंप्लीट कर दी तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अपन क्लास शुरू करते हैं। आज क्लास शुरू करते हैं सर्जरी की। आ चुके हैं नीलेश कुमार। तो अपन उसी के क्वेश्चन करेंगे जो अपन ने टेस्ट 3 में किए थे। जिसने टेस्ट दिया था टेस्ट 3 सर्जरी का, उसका आज सॉल्यूशन भी हो जाएगा। और जिसको मॉर्निंग में क्लास लेनी है वो मेरी क्लास में आ सकता है। किसी को पाबंदी नहीं है, कोई क्लास में नहीं आएगा, वैसा कुछ नहीं है। जिसको क्लास में बैठ के पढ़ना है वो पढ़ सकता है। इसमें अपन हर क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे। जो डाउट है वो डाउट क्लियर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। पहले तो अपन सब्जेक्ट पूरे लेंगे, उसके बाद जीके लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथि की सिस्ट किसका उदाहरण है? लार ग्रंथि की सिस्ट किसका उदाहरण है? कॉन्चल्ट सिस्ट, यूरेचल सिस्ट, एक्जुडेशन सिस्ट, रिटेंशन सिस्ट। तो आप आंसर बताएं, लार ग्रंथि की सिस्ट किसका उदाहरण है? आपको पता ही होगा लार ग्रंथि किसका उदाहरण है। लार ग्रंथि एक तो मुंह में पाई जाती है, पहली बात तो ये किसका उदाहरण है। और रिटेंशन सिस्ट का
उदाहरण है, ये डी राइट है अपना। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया लार ग्रंथि सिस्ट किसका उदाहरण है, तो अपन सीधा ऑप्शन मारेंगे रिटेंशन सिस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन अभी। रूमिनोटोमी के लिए कौन सा निश्चेतक करते हैं? रूमिनोटोमी के लिए कौन सा निश्चेतक काम में लेते हैं? एपिड्यूरल, पैरालंबर, कॉर्नुअल, सभी। तो कौन सा काम में लेते हैं? तो अपन को रूमिनोटोमी के लिए पैरालंबर निश्चेतक काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये याद रखना है आपको। गाय के मुंह खोलने हेतु निम्न में से कौन सा उपकरण काम में आता है? गाय का मुंह खोलने के लिए कौन सा उपकरण काम में आता है, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन आ भी सकता है। वार्नेल माउथ, गंथर माउथ, रॉक, टेकिंग वाटर गैंग, या इनमें से कोई नहीं। तो अपन को पता होना चाहिए कि गाय का मुंह खोलने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं। टेकिंग वाटर गैंग। ठीक है, जिस सिस्ट में बाल होते हैं, जिस सिस्टम में बाल होते हैं या दांत होते हैं, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? कोनुअल सिस्ट, कॉन्जेनाइटल सिस्ट, डेंटिजिरस सिस्ट, डर्माटोइड सिस्ट। ये अपन दांत भी कर देते हैं ना, दांत वो बाल होते हैं। तो कौन सा सिस्ट होता है? यह अधिकतर ऊँटों में होता है। ऊँटों में दांत और बाल आ जाते हैं तो सिस्ट हो जाता है। यह है डेंटिजिरस सिस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्निया में किस प्रकार के टाके लगाए जाते हैं? हर्निया देखा होगा, उसमें किस प्रकार के टाके लगाए जाते हैं? ओवरलैपिंग, पील, सिंपल इंटर, परेड और लंबर्ट। तो आपको पता ही है, आपको हर्निया में कौन से टाके लगाने हैं? ओवरलैपिंग टाके लगाने हैं। हमेशा याद रखना, हर्निया में ओवरलैपिंग टाके लगाए जाते हैं। इसमें पीयर क्वेश्चन भी हैं, पुराने आए हुए क्वेश्चन भी हैं और नए क्वेश्चन भी हैं। ये इक्वल चल रहा है, इसमें दोनों क्वेश्चन साथ में चल रहे हैं अपने। उस टाइप के क्वेश्चन मतलब पहले आए हुए हैं, उसके अनुसार क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ये पेपर मैंने खुद बनाया है। अब है रूमिनोटोमी में किस प्रकार के टाके लगाए जाते हैं? तो लंबर्ट एंड कसिंग, उसके बाद है लॉक्स स्टिच, वर्टिकल मैटर्स, ओरिजेंटल मैटर्स। तो रूमिनोटोमी में किस प्रकार के टाके लगाए जाते हैं? रूमिनोटोमी में किस प्रकार के टाके लगाए जाते हैं, ये पता होना चाहिए अपन को। कहाँ किस प्रकार के टाके लगते हैं, किस मतलब अपन कौन से टाके लगते हैं, ये अपन को पता होना चाहिए, तब अपन जाके टाके लगा पाएंगे। वैसे ये डॉक्टर का काम होता है, कंपाउंडर का काम तो प्लेट ट्रे लेके पकड़ना ही होता है। लंबर्ट व कसिंग, यही राइट है, लंबर्ट और कसिंग प्रकार के टाके लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है
आठवां क्वेश्चन आता है, टेजर वुल बनाने के लिए प्रयुक्त शल्य चिकित्सा है। हाँ तो हाँ, पेनिसिलिन नोटेटम एनाफ्लैन, हाँ चलो वो अभी बाद में, बाद क्वेश्चन। हाँ हाँ, टेजर बुल बनाने के लिए प्रयुक्त शल्य चिकित्सा है। तो टेजर बुल बनाने के लिए अपन को कौन सी शल्य क्रिया करनी पड़ेगी? कास्टेशन करना पड़ेगा या वेसेक्टोमी करनी पड़ेगी, या सिस्टोमी करनी पड़ेगी, या नेफ्रोटोमी करनी पड़ेगी? तो आपको पता ही है टेजर बुल किसके लिए काम आते हैं? गायों का हिट का पता लगाने के लिए काम में आते हैं, तो इनके वेसेक्टोमी की जाती है। ठीक है, टेजर बुल बनाने के लिए वेसेक्टोमी की जाती है। कास्टेशन करेंगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। शरीर का संक्रमित होना कहलाता है। ये क्वेश्चन कंफ्यूजन कर रहा था, एक सर को भी कर रहा था एक दिन थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया। शरीर का संक्रमित होना कहलाता है। शरीर का संक्रमित होना सेप्सिस कहलाता है। अपसेस तो आपको पता ही है, सिस्ट और अपसेस। और सबसिस होता है असंक्रमित। उपरोक्त सभी। तो शरीर का संक्रमित होना कहलाता है। तो उसने इसमें संक्रमित होना कहलाता है, तो इसमें क्या लिखा है? शरीर का संक्रमित होना। असेप्सिस क्या हो जाएगा? असंक्रमित हो जाएगा। ये होगा संक्रमित, और ये एप्सेस है ही सही। तो फिर संक्रमित पूछा है, तो संक्रमित होना क्या कहलाता है? तो सेप्सिस ही कहलाएगा ना। अगर संक्रमित नहीं होना पूछा होता तो असेप्सिस आता। समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, हालांकि वो भी जाते हैं जैसे एक जैसे नाम होते। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीओपी पट्टी को उपयोग से पहले कितने डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी में भिगोया जाता है?
50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी में, 60 डिग्री गर्म पानी में, 45 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में। तो पीओपी को अपन पीओपी को अपन 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी में उपयोग करते हैं इसका, इसमें भिगोते हैं। ठीक है, ये अपना डी राइट है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संधिय क्षेत्र की दो अस्थियों का अपनी नियत अस्थि से हटने को कहते हैं। संधिय क्षेत्र जहां हड्डियां जुड़ती है उसे संधिय क्षेत्र कहते हैं। और दो अस्थियों को अपनी नियत स्थिति से हटने को कहते हैं। ये डिसलोकेशन, मोच, फ्रैक्चर, सिस्ट तो होता है आएगा नहीं, फ्रैक्चर हड्डी का टूटना या अस्थि का फ्रैक्चर होना, मोच अपने टेंडन है लिगामेंट में खिंचाव आ जाता है तो मोच होता है। डिसलोकेशन अपनी नियत अस्थियों का अपनी स्थिति से, नियत स्थिति से हटना डिसलोकेशन कहलाता है। आपको पता ही है डिसलोकेशन की परिभाषा, तो ये डिसलोकेशन। ओके, अपन आज तो थोड़ा धीरे कर रहे हैं क्वेश्चन और अपना थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अभी, जैसे जैसे बढ़ाएंगे। आज मेरी खुद की पहली क्लास है, मैं पहली क्लास ले रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं धीरे थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। और आपको इतना लोड लेना नहीं है। पहली बात तो एलएसए इतनी ज़्यादा बड़ा कंपटीशन है ही नहीं पहली बात तो, और लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। आप डिप्रेशन में पढ़ो, ये आप डिप्रेशन में पढ़ोगे तो आपके बिल्कुल नंबर कम आएंगे, सीधी सी बात है। आप फ्री माइंड होके पढ़ो, 1-2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो दिन के, और फ्री माइंड होके पढ़ो, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें कि आप मतलब आपको पता चला कि हाँ मेरा स्तर कहाँ है, मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। अभी आप 1000 टेस्ट देते हो, जैसे फुल टेस्ट देते हो, 150 नंबर का टेस्ट देते हो, तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं? 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं। वो माइनस मार्किंग करते बढ़ते 70-80 नंबर आ रहे हैं और आप टीएसपी में हो तो अच्छी बात है। अगर नॉन टीएसपी में तो और बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है, 120, 130, 40 तक भी जाना पड़ता है। तो आप तो टीएसपी में हो और टीएसपी में इतना कोई जोर नहीं है। इस बार आराम से, और लड़कियां कुछ ज़्यादा ही वो मतलब लोड ले लेती है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। और छोरे तो लोड लेते ही नहीं है, पहली बात तो आपको पता ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री एनेस्थेटिक देते हैं जनरल निश्चेतक की खुराक कम करने के लिए। ठीक है, जनरल निश्चेतक की खुराक कम करने के लिए, पशु को नियंत्रण करने के लिए, लार ग्रंथियों का स्राव कम करने के लिए, सभी के लिए। तो हम प्री एनास्थेटिक मतलब एनाल्जेसिक से पहले एक दवाई देते हैं जिसे प्री एनास्थेटिक कहते हैं। इसे जो जनरल निश्चेतक की खुराक को कम भी करता है, पशु को नियंत्रित भी करता है और लाल ग्रंथि को स्राव भी कम करता है, जिसे प्री एनास्थेटिक ड्रग्स कहते हैं। ये मतलब सारे काम करता है। जैसे एट्रोपिन है, एट्रोपिन अपन पहले देते हैं, जैसे निश्चेतक देते हैं, जनरल एनेस्थेसिया देते हैं, उससे पहले एट्रोपिन देते हैं, वो प्री एनास्थेटिक है। एनास्थेटिक थोड़ी
इंग्लिश बहुत सुपर फास्ट है मेरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन आया, बाह्य स्थिरीकरण का तरीका है मॉडिफाइड थॉमस स्प्लिंट पीओपी फाइबर ग्लास कास्ट ऑल। तो इसका आंसर बताएगा, हाँ इसका आंसर बताओ। अरे यार आंसर भी नहीं बताते हो यार, तो लाइव क्लास भी नहीं चल रही है ना, यहाँ बैठे वो भी नहीं बता रहे। मॉडिफाइड थॉमस स्प्लिंट, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। फाइबर ग्लास कास्ट पढ़ा है, ये ऑल आंसर नहीं आएगा। जिसमें इसमें आंसर दे रखा है, इसमें मैंने एक दो नहीं पढ़ रखे हैं, इसमें कंफ्यूजन है। ये हमने पीओपी करते हैं, बाह्य स्थिरीकरण का तरीका है तो पीओपी से अपन बाह्य स्थिरीकरण करते हैं, हड्डी को जोड़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? भाई ये नया नया अभी आया है, क्या है, सिलेबस में डाला है पहली बात। हाँ। तो ये किरणें के बारे में पूछ सकता है, एक्सरे क्या होती है, गामा क्या होती है, जो भी है उसके ऊपर। एक्सरे की खोज किसने की थी वो भी पूछ सकता है। रोंटेजन, ये आर इबेरलिन, अरिस्टोटल, रेनेटिवस, वेगेटिवस। अभी इसमें बताओ भाई ये कौन है, वो कहाँ से आ गया ये? एक्सरे की खोज किसने की, नाम भी नहीं आते यार मेरे को तो याद रखना क्वेश्चन आ भी सकता है। एक्सरे की खोज किसने की थी? रोंटेजन, ये राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव के कार्य का सिद्धांत है। पहले भी पूछा हुआ है, ऑटोक्लेव किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शुष्क ताप पर करता है, पाश्चुरीकरण पे करता है, उच्च दाब वाष्प पे करता है, या हिमीकरण पे काम करता है? तो ये किस पे काम करता है? उच्च दाब वो वाष्प पे काम करता है। ऑटोक्लेव में चीजें है ना, उच्च दाब वो वाष्प से नहीं संक्रमित होती है, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डोकिंग से अभिप्राय है, डोकिंग से अभिप्राय है, डोकिंग से। डोकिंग से क्या अभिप्राय है? बाल काटना, बाल काटना किसको कहते हैं? सींग काटना, खुर काटना, पूंछ काटना। डोकिंग से क्या अभिप्राय है? हमारा डोकिंग से अभिप्राय है पूंछ काटना, ठीक है। हाँ, जिंदगी में जो पाया वो कभी खोया नहीं, जो खोया वो कभी पाया नहीं, जो मिला वो कभी संभाला नहीं। ऐसी है जिंदगी है, क्या बताए, जो संभाला वो कभी मिला नहीं।
क्या बताए आपको। हाँ, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया डॉकिंग से क्या अभी के अभिप्राय है, तो पूंछ काटना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, एक्चुअली ये 2022 में दिया था, 2022 में आया था, 2022 में आया था क्वेश्चन। अनियमित परिधि रफ चमड़ी के कुछ भाग लुप्त वाला घाव है। तो इतनी हिंदी दे दी थी, इतनी हिंदी दे दी थी, इसमें चैदित घाव पता ही नहीं है चैदित घाव कौन सा होता है। विषाक्त घाव, चलो विषाक्त घाव तो टॉक्सिन वाला हो जाएगा। ये विदीर्ण घाव क्या होता है, चैदित घाव क्या है, बहुत सारे छोरों को पता नहीं चला। हम भी थे 2022 में, हमें भी नहीं पता चला। हमने इंग्लिश आती नहीं थी तो इंग्लिश देखी नहीं, और इसका आंसर राइट था वेदित गांव। नहीं, वेदित गांव नहीं था, विदीर्ण गांव था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थानीय निश्चितक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। स्थानीय निश्चितक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। क्या नहीं होता? ऑप्शन ए है प्रोकैन, ऑप्शन बी है लिग्नोकैन, क्लोरोफॉर्म, ओकेन। तो स्थानीय निश्चेतक के लिए क्लोरोफॉर्म उपयुक्त प्रयुक्त नहीं होता। उपयुक्त है क्या, प्रयुक्त नहीं होता। चलो ठीक है, अपन कल से ज्यादा स्पीड बढ़ा देंगे, खाली क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, नो एडवर्टाइजमेंट, नो कुछ भी अपना चलेगा। ये यार, ये वायर भी बीच में आता रहता है हमें। हाँ, तो नॉन एब्जॉर्बल सूचर सामग्री है कोलेजन, नायलॉन, फैशियल आटा, कैटगट। नॉन एब्जॉर्बल, जो अवशोषित एब्जॉर्बल नहीं होते। नॉन एब्जॉर्बल सूचर सामग्री कौन सी है? नायलॉन। आपको पता ही नायलॉन है। नायलॉन, आप नायलॉन के टाके लगाओगे तो अपने आप का वो एब्जॉर्बल हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा फ्रैक्चर है जो छोटे बच्चों में होता है, जिसमें हड्डी मुड़ जाती है तथा ग्रूव ग्रूव है, ये ग्रूव 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 उत्तल सतह पर दरार आ जाती है। एक तो पूछा है, पहली बात तो ये फ्रैक्चर, और छोटे बच्चों में पूछा है, होता है जिसमें हड्डी मुड़ जाती है, पूछा है तो अपन को ये ग्रूव ग्रूव उत्तल सतह पर दरार आ जाती है, ये भी याद रखना है। तो सबसे ज्यादा छोटे बच्चों में होता ही है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये पता होना चाहिए, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है बच्चों में। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जिसमें हड्डी मुड़ जाती है, ग्रूव उत्तल सतह पर दरार आ जाती है, वो होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। डिप्रेशन फ्रैक्चर, योनिक फ्रैक्चर,
और साधारण फ्रैक्चर। बच्चों में पूछे तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विधि से निसंक्रमित करने हेतु कौन सा रसायन काम में लेते हैं? रासायन विधि से निसंक्रमित करने हेतु कौन सा रसायन काम में लेते हैं? इथाइल अल्कोहल 70%, 90% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एंड भी दोनों, या बीटाडीन। इसमें इथाइल अल्कोहल अपन 70% लेते हैं और 90% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल काम में लेते हैं। अपना ऑप्शन हो जाएगा सी, एंड बी दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 20 से था तो 21वां। डेक्सोना धागा किस प्रकार का धागा है? ये डेक्सोना, डेक्सोना सॉरी, डेक्सोना भी बोलते हैं ना, डेक्सोन भी बोलते हैं इसको, तो अपन डेक्सोन ही लिखते हैं, इधर डेक्सोन लिखा इसलिए। डेक्सोन धागा किस प्रकार का धागा है? पहली बात तो ये प्राकृतिक तो है नहीं, कृत्रिम धागा है ये। कौन सा धागा है? कृत्रिम धागा है। और ये कृत्रिम में भी कौन सा है? अवक्षैतित, अवक्षैतित। इतनी हिंदी, ज्यादा ही हिंदी दे दी इसमें। अवक्षैतित मतलब, इसमें अवक्षैतित का मतलब है अवशोषित। ठीक है, तो डेक्सोना धागा किस प्रकार का धागा है? अवक्षैतित या अवशोषित। और ये कृत्रिम धागा है, बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। बाईसवां क्वेश्चन है, निम्न में निम्न में से कौन से अवशोषित धागे हैं? अब अवशोषित पूछा है, किस किस धागे का अवशोषण हो जाता है? तो केटकाट का भी हो जाता है। डेक्सोना, अभी डेक्सन देखा ना, डेक्सन, उसका भी हो जाता है। ये भी कृत्रिम धागा है, क्विक्रिल बनाया, नया बनाया हुआ है। तो तीनों का हो जाता है, तो ऑप्शन डी अपना राइट होगा, ऑल। ठीक है, ये याद रखना है आपको। पूछ लेगा कौन सा अवशोषित है, कौन सा अवशोषित धागा है, तो पूछेगा तो बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटगट धागा कहां से प्राप्त किया जाता है? कैटगट धागा कहां से प्राप्त किया जाता है? तो ये बिल्ली की आंत से भी प्राप्त किया जाता है, भेड़ की आंत की सब की वजह से, और भैंस की सिरोचल परत से भी प्राप्त किया जाता है कैटगट धागा। ठीक है, तो ऑल राइट है अपना। हो गए 23 क्वेश्चन होगा आज। आज एक्चुअली क्लास अभी मेरे को थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, लाइव चली नहीं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। कल से शायद हम लाइव चलाएंगे, लाइव में रिस्पांस मिलेगा तो क्लास होगी, और कोचिंग में वाले स्टूडेंट थोड़ा सा रिस्पांस देंगे तो हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। एक घंटे में आप रखेंगे 100 क्वेश्चन कायम रखेंगे। 100 क्वेश्चन कायम रखेंगे तो हम 60-70 क्वेश्चन तो कवर अप कर ही लेंगे। अभी मैं थोड़ा बीच बीच में मैं गप्पे भी ठोक रहा हूँ, पहली बात तो। अब वो क्वेश्चन है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किस प्रकार का फ्रैक्चर है?
ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किस प्रकार का फ्रैक्चर है? कंप्लीट फ्रैक्चर है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है, इनकॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है, या उपरोक्त सभी? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है? अभी बताया था आपको। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किस में होता है? बच्चों में होता है। इसमें हड्डी मुड़ी जाती है अपना, तो इसमें खाली छोटी सी दरार आती है, तो इनकम्प्लीटेड फ्रैक्चर है, ये सी राइट होगा अपना। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 70 माइनस मार्किंग। हाँ चलो यार, ये 25वां क्वेश्चन। आप प्लेन कैटगट लगे का अवशोषण क्षमता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन। तो अपन को याद रखना है प्लेन कैटगट अवशोषण क्षमता है, तो ये 10 दिन। ठीक है, डायरेक्ट करा देते हैं 10 दिन। अभी 10 दिन। थैंक यू वेरी मच। अभी हमने 25 क्वेश्चन देखे हैं पूरे, और इनके आंसर में अगर कोई डाउट लगता है तो डॉक्टर सर से कांटेक्ट करें, या तो उनका नंबर तो आपके पास होगा ही सबका, या तो मेरा मेरा नंबर मैं आपको बता ही देता हूँ। मेरा नंबर बता देता हूँ। अपने पास मैटर बहुत पड़ा है भाई, मैटर बहुत पड़ा है, बहुत बहुत तगड़ा तगड़ा मैटर पड़ा है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, वो नंबर तो बाद में देंगे आपको, पर अगर ये वीडियो है ना अच्छा लगे कोचिंग वालों को कि अपन डेली 50 क्वेश्चन करें, आप 8 से 10 जने, मैंने एक एम रखा था पहले भाई, 300 रुपए दे दो, 10 टेस्ट कराता हूँ पूरे। तो कुछ बच्चों को अच्छा लगा, कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगा, और जो सोचा था मैंने वो इतने बच्चे हो नहीं पाए, जिससे मैंने ये कैंसिल कर दिया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि दिन मॉर्निंग में अपन कम से कम 100 क्वेश्चन, सुबह 100 से 150 क्वेश्चन कर लें, एक सब्जेक्ट से 150 क्वेश्चन अपन बोर्ड पे कर लें, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो या मेरे को डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं आमने सामने, जिससे अच्छा रहेगा कि अपन जितना डिस्कस करेंगे ना उतना याद रह जाएगा अपन को। और बाकी तो अच्छा है, अगर आप आते हो तो अच्छी बात है, नहीं आते हो तो भी अच्छी बात है। हम तो अपनी पढ़ाई कर ही रहे हैं, साथ में हम ये जानते हैं कि मतलब चाहते हैं कि हमारे साथ है ना 1-2 लड़के और पास हो जाए, तो उनका भी भविष्य उज्जवल हो जाए। तो चलो उनका भविष्य हो जाएगा तो कम से कम हमको याद करेंगे, हमारे कभी कुछ काम पड़ा तो छोटा मोटा वो काम भी कर दिया करेंगे। ठीक है, थैंक यू।